हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। मैं शिवांशु कमल नामदेव और हम बात कर रहे हैं आज रिप्रोडक्शन के अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसे जाना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से, या इसे हम कहते हैं रजोधर्म, या इसे कहते हैं ऋतुस्राव। अलग अलग इसके नाम हैं। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो गैमीट फॉर्मेशन है या जो फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस है उसकी ये सिग्निफिकेंस दिखाता है, या ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करता है। इसी पूरी प्रोसेस के बाद जो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना है या जो भ्रूण का विकास होना है, उसके लिए जो भी परिस्थितियां जरूरी हैं उनका निर्माण इसी फेज के द्वारा होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली अगर हम बात करें जो प्राइमेट्स हैं उनका ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब लाक्षणिक गुण है जो उनकी एक विशेषता बताता है, मतलब ये उनमें अवश्य उपस्थित होता है। तो हम जैसे जानते हैं प्राइमेट्स, जैसे कि ह्यूमन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्राइमेट्स का। तो इन सभी जीवों में जो भी प्राइमेट्स कैटेगरी में आते हैं, तो अलग अलग तरह की कैटेगरी होती हैं, ए प्राइमेटा और प्राइमेटा। तो जो भी जीव प्राइमेट्स में आते हैं उन सभी में रजोधर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये होती क्या है, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये एक साइकिल है, और साइकिल का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रक्रम जो अपने आप को एक विशिष्ट बिंदु पर आकर फिर से रिपीट करने लगता है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये अपने आप को रिवाइज करता रहता है, ये पुनरावृत्त होता रहता है। तो इसकी कोई ड्यूरेशन भी होगी कि कब ये अपने आप को रिपीट करता है, तो हर 28 से 29 दिन बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरी साइकिल है ये 28 से 29 दिन की साइकिल होती है। जनरली इसे कहा जाता है कि ये 28 दिन की साइकिल है, लेकिन कहीं कहीं पर ये फ्लक्चुएट हो जाती है, और शॉर्टेज और डिले दोनों चीजें इसमें पॉसिबल है। किसी किसी में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 दिन से कम की भी हो सकती है, और किसी किसी में ये ज्यादा की भी हो सकती है। तो पूरी की पूरी एक चक्रीय अवस्था है जो अपने आप को 28 से 29 दिन के बाद रिपीट करती है, बार 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 यही प्रक्रिया होगी। तो इन 28 से 29 दिनों के बीच में होता क्या है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह की अवस्थाएं हैं। मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं इस पूरे रजोधर्म में, जिनमें हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि ये प्रारंभ कब से होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाए। और पहली मेन चीज जो ये है, ये मादाओं का लक्षणिक गुण है, ये सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। और ये जब स्टार्ट होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, इसको एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, और इसे हम कहते हैं रजोदर्शन या मेनार्क जिसे हम कहते हैं। और इसका आना प्यूबर्टी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि यौवनारंभ हो चुका है या किशोरावस्था की शुरुआत हो चुकी है। प्यूबर्टी जो कि हम इंपॉर्टेंट मानते हैं लैंगिक प्रजनन के कि जब भी हम बात करते हैं तब वहां पर हम प्यूबर्टी को बहुत महत्व देते हैं। तो इसका आना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है कि हाँ भाई प्यूबर्टी की स्टार्टिंग हो चुकी है। और फिर इसके बाद आर्तव चक्र का रुकना, ये पूरी जिंदगी भर भी नहीं चलता है। लगभग 14 से 15 वर्ष की अवस्था से ये प्रारंभ होता है, और लगभग 45 से 50 तक की जो एज होती है वहां तक ये चलती रहती है फीमेल्स के अंदर। कभी कभी ये कम हो सकती है, 45 से कम हो सकती है, कभी कभी 50 से थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन एक जो एवरेज पीरियड है वो क्या है, 45 से 50 की उम्र का होता है। तो एक वो टाइम पीरियड जब ये पूरी की पूरी साइकिल रुक जाती है, और जब अंड का निर्माण रुक जाता है तब हम इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति, या इसका नाम है मेनोपॉज। अब जब हम कहते हैं कि भाई आर्तव चक्र जो है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक चुकी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, हमने कहा था कि जो एक अंड है हर महीने एक अंड का निष्कासन किया जाता है, और वो अंड का निष्कासन इसी पूरे साइकिल के थ्रू किया जाता है। और अगर ये साइकिल रुक जाती है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि अब अंड भी विमोचित नहीं होगा, और अगर अंड नहीं आएगा तो निषेचन नहीं होगा, और अगर निषेचन नहीं होगा तो आगे चलकर किसी भी नवजात का या कह सकते हैं भ्रूण का परिवर्धन नहीं होगा, भ्रूण का विकास नहीं होगा। तो आप स्ट्रिक्टली कह सकते हैं कि अगर कहीं पर ये अवस्था हो गई है या रजोनिवृत्ति हो गई है, तब वहां पर अब कोई भी प्रजनन की संभावनाएं शेष नहीं रह गई हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, अब हमें डिफाइन करना है कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हर महीने की जो इसकी 28 से 29 दिन की साइकिल होती है वहां पर एक चीज होती है, और वो चीज क्या है, गर्भाशय भित्ति की टूट फूट एवं रक्त के साथ अंड का बाहर आना। एक चीज जो आप जानते हैं कि अंड जो भी अंडाशय से रिलीज हुआ है या निष्कासित हुआ है, तो
तो उसके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं या दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना ये है कि उसका निषेचन हो जाए, ठीक है, हमने मान लिया कि निषेचन हो गया और शुक्राणु से वो संलयित होकर युग्मनज बना, युग्मनज से फिर वो अब विकास करके क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा या एक नवजात बनाएगा। लेकिन एक दूसरी संभावना ये है कि वो अंड निषेचित ना हो, और अगर अंड निषेचित नहीं होता है तो अब वो बॉडी के अंदर तो रहेगा नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे डिग्रेड होता जाएगा। तो वो जो अपहिराशित अंड है उसे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, और वो बॉडी से सिर्फ वही बाहर नहीं होता है, उसके साथ साथ जो हम बात करते हैं कि गर्भाशय उपस्थित होता है, उस गर्भाशय की भित्तियां या कह सकते हैं कि जो गर्भाशय की सबसे बाहरी कोशिकाएं हैं वो भी टूट फूट कर रक्त के साथ बाहर आ जाती हैं। तो पूरा का पूरा एक सीक्रेशन होता है जिसमें ब्लड भी होता है, जिसमें डिग्रेडेड ओवम भी होता है और जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम जैसी चीजें भी होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें रिलीज होती हैं हर महीने की कुछ ड्यूरेशन में या कुछ दिनों में, जबकि अंड का निषेचन नहीं होता है। तो ये भी एक फीचर है, या कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को इस चीज के साथ जोड़ा जा सकता है। जब भी कहा जाता है कि अब ब्लीडिंग नहीं हो रही है या मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, रक्तस्राव नहीं हो रहा है या ऋतुस्राव नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि निषेचन हो गया है, क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है या प्रेगनेंसी हो जाती है तब से लेकर पूरे के पूरे पर्च्यूरेशन तक के लिए या थोड़े से और समय तक के लिए ये पूरी की पूरी प्रक्रियाएं सीज हो जाती हैं। अंड निर्माण की प्रक्रिया अब नहीं होगी, क्योंकि भाई अब कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब 9 महीने तक पहले जो अंड निश्चित हो चुका है वही डेवलप होगा, इसके बाद सारी चीजें होंगी। तो अंड का निर्माण, नए अंड का निर्माण भी नहीं होगा और वो बाहर उसके निकलने की कोई संभावना भी नहीं है। तो ये उतने समय के लिए रुक जाता है। So we can say that absence of menstruation is the symbol of pregnancy, कि अगर जो ऋतुस्राव है ये नहीं हो रहा है तो ये गर्भधारण का एक संकेत हो सकता है। ठीक है, अगर अब हम आगे बढ़ें और बात करें कि इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और पूरी की पूरी जो इसकी प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में हम बात करें तो हम इसे 4 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हम अगर लेके चलें जिसे हम कहते हैं ऋतुस्राव, ठीक है, फिर इसके बाद होती है फॉलिकुलर फेज या पुटकीय प्रावस्था जहां पर फॉलिकल्स का निर्माण होता है। फिर इसके बाद थर्ड है अंडोत्सर्ग, मतलब जो डेवलप हो चुका है एग वो वहां से निष्कासित होगा अंडाशय से। फिर इसका फेट देखना पड़ेगा ये निश्चित होता है या नहीं होता है। फिर इसके बाद जो 4th स्टेज है इसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज या पीत प्रावस्था हम इसे कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियल फेज। अब चारों जगह होता क्या है, हम स्टार्टिंग में मान रहे हैं कि ऋतुस्राव हो रहा है, पहले दिन से ये साइकिल काउंट की जाती है और पहले से 28 दिन के बीच में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उन सभी के बारे में हम इन 4 हेड्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट डे की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो मानी जाती है ब्लीडिंग से और 1 से 5 दिन के भीतर तक का, और अगर हम माने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 4 दिन की ये पूरी फेज मानी जाती है जहां पर रक्त का स्त्राव होता है। तो ऋतुस्राव स्टार्ट होता है और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। हमने माना कि एक अंड था जो कि निषेचित नहीं हुआ है, अब उस अंड की जैसे कि ओवरी के अंदर से अंड निकला है, ठीक है, तो अब यूटेरस क्या मान के चलेगा, यूटेरस ये मान के चलेगा कि भाई हो सकता है इसका निषेचन हो जाए। जो गर्भाशय है वो ये संकेत लेके चल रहा है कि हो सकता है कि इसका निषेचन हो जाएगा। तो वो जो अपनी बॉल है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, अंतः स्तर कहा जाता है गर्भाशय का, वो अपने आप को थिक करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि उसका मानना है कि अगर अंड निषेचित हुआ तो हमारे अंदर ये अंतररोपित किया जाएगा या हमारे अंदर ये इम्प्लांट किया जाएगा। तो हमारी कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए ताकि हम उसके डेवलपमेंट को सही तरह से प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन इसी चक्कर में कि यूटेरस ने अपने आप को ये जैसे यहां पर आप देखें यूटेरस ने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, पूरी की पूरी लेयर बना ली है मोटी, और यहां से अंड आ गया है लेकिन निषेचन नहीं हुआ है। तो इसकी जो सारी की सारी तैयारियां हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। और अब क्या है कि अंड निषेचित नहीं हुआ है तो इसे बॉडी से बाहर करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एक और चीज बनती है जिसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इसे भी बाहर करना पड़ेगा क्योंकि इसका काम सिर्फ तभी तक है जबकि निषेचन हो रहा है, तब ये अपना काम आगे बढ़ाएगा, अन्यथा इसकी भी कोई भूमिका नहीं है। और हमने कहा कि जो अंड गर्भाशय है ये भी एक मोटी लेयर बना लेता है ताकि जो
बच्चे का विकास हो रहा है वो इजीली हो सके। तो अब इन तीनों चीजों का कोई काम नहीं बचा है। ये तीनों चीजें क्या होंगी, वेजाइनल ओरिफिस से होते हुए बाहर की तरफ आती हैं। जो योनि छिद्र है वहां से होते हुए ये सारी की सारी चीजें रक्त के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, और इसी पूरे टर्म को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। और ये लगभग कब से होता है, फर्स्ट डे से 5th डे तक होता है, ठीक है, 4th डे जनरली हम लेके चलते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जो फेज है किसी किसी में बढ़ जाता है, वो 6 से 7 दिन तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अगर अब हम फिर बात करें सेकेंड फेज के बारे में, जिसे कहा जाता है फॉलिकुलर फेज, FSH की जो प्रेजेंस में होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो इस फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, अब जैसे एक जो एग था जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, जिसका निषेचन नहीं हुआ और वो बॉडी से बाहर चला गया, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी प्रक्रियाएं अब रुक जाएंगी। अब क्या होगा, हमने बताया था कि अंडाशय के अंदर कई सारी फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है। वो कई सारी फॉलिकल्स विकसित हुए बैठी हैं, अब उनमें से कोई एक चलेगा और आगे चलकर फिर से अंड का निर्माण करेगा, क्योंकि ये प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है गैमेटोजेनेसिस की। अगर निषेचन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम अगला अंड बनाएंगे। तो वही जो प्रक्रिया की अब हम कह रहे हैं कि अब हम एक नया अंड का निर्माण करेंगे, एक नए ओवम का निर्माण करेंगे, वो कहां से प्रारंभ होती है, पुटकीय अवस्था या फॉलिकुलर फेज से स्टार्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं, FSH, या मतलब इसे कह सकते हैं कि ये एक हार्मोन की प्रेजेंस में होता है मेनली, जिसे कहा जाता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसका जो फेज है ये कब से कब तक चलता है, 7 से 13 दिन तक ये चलता है। हमने कहा कि पहले से 6वें दिन तक ये चल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने कहा कि 7वें से 13 दिन या 6 से 13 दिन तक ये चलता है। 7 से 8 दिन की ये प्रोसेस होती है, जिसमें कि जो हम कह रहे थे कि प्राइमरी फॉलिकल जो मतलब डेवलप हो चुकी थी, ग्रोथ अवस्था में थी या वृद्धि प्रावस्था में थी, वो आगे चल के अर्धसूत्री कोशिका विभाजन करेगी और एक अंड के रूप में विकसित होकर आगे निकलने का प्रयास करेगी कि अब हम निषेचन करेंगे, ठीक है। तो वो पूरी वृद्धि करने की अवस्था को हम क्या कहते हैं, पुटकीय अवस्था, या जितने भी उसमें चेंजेस होते हैं। फिर आती है सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेज जिसे हम कह सकते हैं, और इसका नाम है अंडोत्सर्ग अवस्था, या इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पहले हमने देखा था कि यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर इसके बाद ये फॉलिकुलर फेज में स्टार्ट हो गई। देखो यहाँ पे यूटेरस जो आपको देखेगी बहुत हैप्पी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब फिर से फॉलिकल डेवलप होने लगी है और अब फिर से एक नया एग आएगा, ठीक है। और अब ये आगे चलकर एक स्टेज में एंटर हो गई है जिसे कहा जाता है ओव्यूलेशन फेज। इस ओव्यूलेशन फेज को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, मतलब अंडाशय के अंदर जो अंड निर्मित हुआ है वो अब वहां से बाहर निकल जाएगा और कहां जाएगा, अंड वाहिनियों के पास जाएगा, और यहां से होते हुए ये फिर से इसकी अब पॉसिबिलिटी जग गई है कि अब ये निषेचित हो सकता है। सो हियर यू कैन सी दैट यूटेरस इज वेरी हैप्पी। तो अंडोत्सर्ग कब होता है, 14th डे पर, 14वें दिन पर ये प्रक्रिया होती है। फिक्स इसे माना जाता है 14, कभी कभी फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये कब होता है, 14वें दिन पर होता है। और ये जो मेन चीज आप देख रहे हैं ये काय के कारण होती है, ये सारी चीजें हो रही हैं हार्मोनल इफेक्ट के कारण। यहां पर जो भी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा था वो भी एक हार्मोन के कारण हो रहा था, और यहां पर जो पूरी जो प्रोसेस है कि अंड यहां से निष्कासित हो रहा है या अंड को विमोचित किया जा रहा है अंडाशय से, वो भी एक हार्मोन के कारण होता है जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या जिसे कहा जाता है LH। बहुत ज्यादा इसका लेवल बढ़ जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, जिसे कहा जाता है LH सर्ज। LH अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है, ठीक है। इसका स्त्रावण जो है वो तेजी से बढ़ जाता है और यहां से फिर एक अंड का विमोचन होता है 14वें दिन पर। फिर इसके बाद हमने कहा कि भाई एक और अवस्था आ गई जिसे कहते हैं ल्यूटियल फेज अवस्था, या जिसे कह सकते हैं पीत प्रावस्था, ठीक है। पीत प्रावस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो येलो कलर का होता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, पीत प्रावस्था। और ये कब से कब तक चलेगी, ये चलेगी 15वें से लगभग अब 28वें दिन तक। जितने भी दिन आपके पास बचे हैं वो सारे इस अवस्था के द्वारा कवर किए जाएंगे। इसमें मेनली होता क्या है, हमने आपसे कहा था कि एक जो ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल से एक अंड बाहर निकला है। इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़कर बाहर निकला है एक अंड जो अभी परिपक्वन की अवस्था में है, ठीक है। तो जैसे ही अंड वहां से बाहर निकलेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम में कोई खाली जगह रह जाएगी,
कॉर्पस ल्यूटियम, सॉरी, जो मतलब ग्राफियन फॉलिकल है, ये जब ब्रेक होगी तो यहाँ से अंडा निकलेगा और ग्राफियन फॉलिकल में कुछ जगह रह जाएगी। इस जगह में आके ब्लड भर जाता है आसपास की कोशिकाओं से। ये बात चल रही है ओवरी के अंदर की बात चल रही है, ध्यान रखना, अंडाशय के अंदर की बात चल रही है ये। तो ग्राफियन फॉलिकल में आसपास से आके अब रक्त भर जाएगा और धीरे धीरे ये चेंज होते हुए एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पीत पिंड या जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब इसका काम क्या है? ये दो तरह के काम, मतलब इसके दो फेट हो सकते हैं, दो इसकी नियति हो सकती हैं। पहली नियति ये है कि अगर एग फर्टिलाइज हो जाए या एग का निषेचन हो जाए, अंड का निषेचन हो जाए, तब ये बहुत ज्यादा हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट करने लगेगा बहुत सारा, ताकि जो अंड निषेचित हुआ है इससे आगे चलकर भ्रूण का निर्माण इजीली हो पाए। कैसे हो पाए? ये जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ा रहा है, इससे जो गर्भाशय की लेयर है ये अच्छी मोटी होती जाएगी, कुशनिंग, ताकि ये कुशनिंग प्रोवाइड करा पाए यहाँ इम्प्लांट किए जाने वाले जाइगोट के लिए, ठीक है। और लेकिन इसकी दूसरी प्रक्रिया क्या है कि अगर मान लो निषेचन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है अब, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा? धीरे 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 अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर ये एक छोटी सी सफेद बॉडी बना देगा जिसे कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। और फिर वही चीज फिर से रिपीट हो जाएगी कि कॉर्पस ल्यूटियम जो डिग्रेड हो गया है वो अब अंड तो निषेचित हुआ नहीं है, तो अंड फिर से अपना मुंह लेके आ जाएगा लटका हुआ सा। जो यूटेरस के अंदर की पूरी बॉल आपने सीक्रेट की हुई थी, बनाई हुई थी इतनी मोटी लेयर, वो भी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? सब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी और फिर से वो चीजें बॉडी से बाहर निकल जाएंगी और ब्लीडिंग होगी, जिसे हम कह सकते हैं ऋतुस्राव। तो ये चारों के चारों इवेंट हैं जो अपने आप को अलग अलग डेज पर रिपीट करते हैं। स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि फर्स्ट डे से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो 5वें से 6वें दिन तक, फिर 7वें से 13th तक वो फिर से नए एग का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो एग रिलीज होगा। अगर एग फर्टिलाइज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से यही चीज कंटिन्यूअस होती रहेगी। तो ये है एक छोटा सा आइडिया कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। अब अगर हम बात करें कि हर एक स्टेज के बारे में, सबसे पहले हम अगर बात करें आर्तव प्रावस्था, जैसे हमने कहा था मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जहां पर ब्लीडिंग होती है, तो ये 3 से 5 दिन की अवस्था होती है। और इस अवस्था में मेनली हम इनके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो गर्भाशय की टूटी फूटी कोशिकाओं और एकत्रित रक्त का बाहर आना, हमने क्या कहा था कि जो मतलब हम कह रहे हैं कि ये यूटेरस है, ठीक है, और यहां से ये जुड़ा हुआ है काय के थ्रू, ये जुड़ा हुआ है फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो भाई इसको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो अंड निषेचित हो सकता है, अंड यहाँ से आ गया है, हो सकता है यहाँ से शुक्राणु भी पहुंच जाए, ये दोनों निषेचित होके बना देंगे जाइगोट। तो अगर जाइगोट बन जाएगा तो ये तो हमारे पास ही आएंगे ना, किस लिए आएंगे? हमारे अंदर इम्प्लांट होने के लिए आएंगे। ये जाइगोट हमारे अंदर आके इम्प्लांट हो जाएगा, फिर एक बच्चा बनाएगा। तो हमें थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, पतली सी लेयर है उसको मोटा करना पड़ेगा ताकि अच्छे से इम्प्लांटेशन हो पाए। तो इसने क्या करके रखा था? अपनी लेयर अच्छी बना के रखी थी मोटी सी। अब लेकिन अंड निषेचित हुआ ही नहीं है तो ये लेयर फिर से टूटने लगेगी, ठीक है, और ये लेयर टूटते हुए ब्लड के फॉर्म में बाहर जाएगी। जो अंड है ये भी बाहर निकलेगा। और एक और चीज जो हमने बताई थी वो थी कॉर्पस ल्यूटियम या पीतपिंड, जिसे हमने कहा था डिग्रेडेड कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस एल्बिकेंस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो अब ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं? रक्त क्यों बाहर आ रहा है या गर्भाशय की टूट फूट क्यों हो रही है? रीजन आप जानते हैं, फिर से चीजें रिपीट करते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि अंड अनिश्चित रह गया है, तो सारी तैयारियां रखी रह गई हैं, अंड खुद बाहर जाएगा। फिर इसके बाद सेकंड है कि कॉर्पस ल्यूटियम का अपघटन हो गया है। कॉर्पस ल्यूटियम ने भी एक ऐसी बॉडी फॉर्म कर दी है जिसको बॉडी से रिलीज किया जाएगा। और थर्ड जो चीज है, एक मेन चीज, वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी आ गई है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में जैसे ही कमी आती है गर्भाशय की स्तर टूटने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसे ही रिलीज होता है तो गर्भाशय की जो लेयर है वो अच्छी थिक होने लगती है, थिकनेस आने लगती है उसमें। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, कैसे होगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम? हमने आपसे कहा था कि कॉर्पस ल्यूटियम नाम की एक बॉडी फॉर्म हुई है। ये कॉर्पस ल्यूटियम नाम की बॉडी ही
हायर अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण करती है। अब कॉर्पस ल्यूटियम तो खुद डिग्रेड हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डिग्रेड हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन की कोई अहमियत बचेगी ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन होगा ही नहीं फॉर्म। तो प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी आ गई है, जिससे अब जो गर्भाशय की लेयर है वो टूट फूट कर बाहर आएगी और रक्त के रूप में बाहर आती है। तो यहां पर एक सिंबल आपको बना हुआ है जहां से आप देख रहे हैं कि ब्लड के फॉर्म में चीजें बाहर आ रही हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली प्रावस्था के बारे में, जिसे हम कहते हैं पुटकीय प्रावस्था या फॉलिकुलर फेज। इसको एक चीज के फॉर्म में कैसे याद रखा जा सकता है कि भाई अब वो कह रहा है कि ठीक है, अब एक अंड चला गया, अब हमें से कोई रिग्रेट नहीं है, हम एक नए अंड का निर्माण करेंगे, हो सकता है कि इस बार निषेचन हो जाए, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ वो एक नए अंड का निर्माण करने लगता है। अब इस या कह सकते हैं कि फॉलिकल्स बनाने लगता है, जो आगे चलकर अंड का रूप ले लेती हैं 6 से 7 दिन के भीतर। तो ये पुटकीय प्रावस्था जो है ये हार्मोन्स के थ्रू की जाती है, या कह सकते हैं कि इसमें हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन से हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है? आपको यहां पे दिखाई दे रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एफएसएच और एस्ट्रोजन, ठीक है। ये तो हार्मोन के नाम लिखे हुए हैं। यहां पे 2 तरह की ग्रंथियां काम करती हैं। इन दोनों ग्रंथियों के बारे में अगर आप जानते होंगे, जिनमें से एक है हाइपोथैलेमस और एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये दोनों की दोनों जो ग्रंथियां हैं वो कहां उपस्थित होती हैं? मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। और हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि आगे चलकर एक स्टॉक के माध्यम, व्रंत के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? सबसे पहले एक हार्मोन रिलीज करेगा। जो हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है? एक ऐसा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को उकसाएगा। किस बात के लिए उकसाएगा? कि जाओ तुम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करो। गोनेडोट्रोपिन मतलब गोनेड्स, गोनेड आप समझ रहे हैं क्या है? अंडाशय है गोनेड, तो अंडाशय के अंदर से हार्मोन रिलीज होंगे, ठीक है। अब जो पीयूष ग्रंथि है, मतलब हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, इसने क्या किया? एक हार्मोन रिलीज किया जिसे कहते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का काम है कि ये पीयूष ग्रंथि को इंड्यूस करेगा, उकसाएगा, प्रेरित करेगा। किस काम के लिए? कि जाओ तुम हार्मोन रिलीज करो। अब हम एक चीज जो जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि में 2 भाग होते हैं, एक अग्र भाग होता है और एक पश्च भाग होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो मतलब अग्र पीयूष ग्रंथि है ये इसके मैसेज को ले लेती है या मैसेज को कंसीडर कर लेती है, और ये यहां से हार्मोन रिलीज करती है जिसे कहा जाता है एफएसएच, या जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और साथ में एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम कहते हैं। मेनली जो पुटकीय प्रावस्था है या जो फॉलिकुलर फेज है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? एफएसएच प्ले करता है, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या है कि ये फॉलिकल्स का फॉर्मेशन तो हो चुका है, इस फॉलिकल्स के को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, ठीक है। ये डेवलपमेंट करेगा और आगे चलकर एक ओवम का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा अलग अलग प्रावस्थाओं से गुजरते हुए, ठीक है। तो हमने माना कि ये अपना काम करने लगा है और ये आगे चलते हुए क्या बनाएगा? ये बनाएगा ग्राफियन फॉलिकल। और अब आप ये मत कहना कि ग्राफियन फॉलिकल क्या होती है। आप सभी जानते हैं ग्राफियन फॉलिकल एक बॉडी है जिसके अंदर एग सेल डेवलप हो रही होती है, उसके चारों तरफ कई सारी फॉलिकुलर सेल होती हैं और बीच में एक कैविटी होती है जिसे कहा जाता है एंट्रम। बस इतना सा है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये एफएसएच अपना काम कंटिन्यूअसली कर रहा है। एफएसएच के सीक्रेशन या स्त्रावण होने के साथ साथ एक और हार्मोन स्त्रावित होने लगता है जिसे कहा जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन। और अब ये एफएसएच और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों मिलकर, एक तो फॉलिकल वाला काम देखना है पूरा, क्योंकि आगे चल के आपको 7 से 8 दिन के अंदर पूरे अंड का निर्माण करना है, तब तो वो 14वें दिन पर रिलीज होगा, तो एक वो काम करना है। और उसके साथ आपको एक काम करना है कि अभी जो 4 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई थी, जिसे हमने मेंस्ट्रुएशन कहा था, जिसके कारण गर्भाशय की स्तर बहुत पतली हो गई थी,
आपको उसको फिर से रीस्टोर करना है, उसकी क्षतिपूर्ति करनी है, मतलब फिर से वहां पर कोशिकाएं निर्मित करनी पड़ेंगी और स्तर को फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये जो दोनों हार्मोन हैं ये मिलकर एक काम ये भी करते हैं, गर्भाशय भित्ति की क्षतिपूर्ति करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल के रूप में प्राथमिक पुटक का विकास होता है। ये जो सारे काम है ये कैसे हो रहा है, हार्मोन्स की प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं, तो ये हैं भाई बहुत सारी फॉलिकल, ठीक है। और हमने कहा है कि इनमें से एक आगे चलकर अंड का निर्माण कर सकती है। हर महीने पर सिर्फ एक ही जो फॉलिकल है वो आगे चलकर अंड का निर्माण करेगी। इस बार देखो इसका नंबर लग गया, इसमें लिखा हुआ है 1 लकी फॉलिकल, ये आगे चलकर एक अंड का निर्माण करेगी। और जो बाकी के रह गए हैं ये अभी कैसे हैं, इमेच्योर हैं। हो सकता है इनका अगले महीने नंबर लग जाए और आने वाले महीने में नंबर लग जाए, ऐसा हो सकता है। तो अब हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और इस पर ये सारे काम करेंगे हार्मोन, और ये आगे चलकर विकास करेगा एक अंड के रूप में, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अंडोत्सर्ग अवस्था की, तो 13वें दिन तक ये सारी चीजें निर्मित हो चुकी हैं। अब क्या होगा कि एकदम से 14वें दिन जैसा ही पहुंचेगा तो FSH और LH हार्मोन की जो हमने बात की है ये दोनों अपने टॉप पर पहुंच जाते हैं, ये अपने बिल्कुल उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं। जितना ये हार्मोन सीक्रेट कर सकते हैं उतना ये सीक्रेट कर देंगे। और सबसे ज्यादा जो स्तर जिसका बढ़ता है उसे कहा जाता है LH। LH अपने उच्चतम स्तर पर होता है, बिल्कुल टॉप पर, और इस टर्म को हम कहते हैं LH सर्ज कहते हैं, उच्चतम बिंदु जो LH हार्मोन का होता है, जिसके कारण ग्राफियन फॉलिकल जो है जिसके अंदर एक अंड विकसित हो रहा था वो फट जाती है। और जैसे ही वो फटती है तो वहां से एक अंड रिलीज होता है। ये देख रहे हैं आप कि यहां से एक अंड रिलीज हो गया है। ग्राफियन फॉलिकल जो यहां पर विकसित हो रही थी ये फट गई है, यहां से अंड बाहर की तरफ निकल गया है। मेनली जो यहां काम किया है हार्मोन वो कौन सा है, LH हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें पीत प्रावस्था के बारे में या ल्यूटियल फेज के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि हमने आपसे कहा कि अभी एक जो ल्यूटियल या कह सकते हैं कि हमने कहा था कि एक बॉडी है कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्म में जो आगे चल के डेवलप होगी, क्योंकि यहां से एक एग बाहर निकल चुका है, ये खाली स्पेस बचा हुआ है। ग्राफियन फॉलिकल फूटी है, इसने एक एग रिलीज किया है, इसके अंदर एक खाली स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पे आके ब्लड भर जाएगा और ये आगे चलकर अपने आप को डेवलप करेगी एक बॉडी के फॉर्म में जिसे कहा जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम या जिसे हम कहते हैं पीतपिंड, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करने लगता है, बहुत सारे अमाउंट में हार्मोन रिलीज करने लगता है और उस हार्मोन को हम नाम देते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, गर्भधारण में सहायता करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गर्भधारण हार्मोन। अब गर्भधारण में कैसे सहायता करता है, ये यूटिरस या गर्भाशय की स्तर को बहुत मोटा कर देता है, वहां पे कुशनिंग क्रिएट करता है, ताकि अगर अंड का निषेचन होता है तो ये सारी चीजें जो मतलब अंड निषेचित होगा वो युग्मनज बनाएगा, वो विभाजित होते हुए आगे बढ़ेगा और आके यहाँ पर अंतररोपित हो जाएगा। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं होगा तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ये कुशनिंग जो गर्भ हो रही है यूटेरस की वो खत्म हो जाएगी। 12 से 14 दिन तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं और यूटेरस की एक लेयर जो है वो मोटी होती जाती है। अब अगर क्या होगा कि अंड का निषेचन नहीं हुआ, एक मैसेज पहुंचा कि भाई एग तो हुआ ही नहीं है फर्टिलाइज, तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे अपनी साइज में डिग्रेड होने लगेगा, उसकी साइज छोटी छोटी होती जाएगी और जैसे ही उसकी साइज छोटी होती जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन का स्तर एकदम से कम होता जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर एकदम से जैसे ही कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन अनुपस्थित हो जाएगा, तो वहां से वो जो लेयर फॉर्म हुई थी यूटेरस की वो फिर से टूटने लगेगी और जैसे ही वो टूटने लगती है तो वो ब्लड के फॉर्म में बाहर जाने लगती है, जिसके साथ अनिषेचित अंड और कॉर्पस ल्यूटियम जो अपना फॉर्म परिवर्तित कर देगा कॉर्पस एल्बिकेंस के फॉर्म में या व्हाइट बॉडी के फॉर्म में, वो भी बाहर निकल जाएगा और फिर से हम फर्स्ट डे पर पहुंच जाएंगे अपने। फर्स्ट डे मतलब फिर से यहाँ पर क्या होने लगेगा, ऋतुस्राव होने लगेगा। और लेकिन अगर हमने माना कि यहाँ पर निषेचन हो गया है, ठीक है, निषेचन हो गया होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का कुछ नहीं होगा, कॉर्पस ल्यूटियम विकसित होता रहेगा और ये प्रोजेस्टेरॉन को हायर अमाउंट में सीक्रेट करता रहेगा।
प्रोजेस्टेरॉन जैसे ही सीक्रेट होगा ये अच्छी मोटी कुशनिंग बनाएगा गर्भाशय के अंदर और ये डेवलप होने वाले भ्रूण के लिए एक अच्छी परिस्थिति उपलब्ध कराएगा। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव की बात करें तो हम बात कर चुके हैं कि ये पूरी एक चक्रीय अवस्था होती है जो 28 से 29 दिन तक फॉलो होती है और फिर से अपने आप को रिपीट करती है। तो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक आइडिया के फॉर्म में साथ में समझना चाहें तो ये कैसे वर्क करती है, इसकी 4 अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे जो पहली अवस्था है इसे हम कहते हैं मेंसेस, जहां पर ऋतुस्राव होता है, 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है और जो अनिषेचित अंड है, जो अपघटित कॉर्पस ल्यूटियम है और जो गर्भाशय की स्तर है, वो तीनों चीजें ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती हैं। फिर इसके बाद जो सेकंड चीज है जिसे कहा जाता है फॉलिकुलर फेज, तो हमने मान लिया कि भाई ठीक है नहीं हुआ निषेचन, हम कह रहे हैं कि लेकिन अब फिर से एक नए अंड का निर्माण किया जाएगा जो कि हो सकता है आगे चलकर निषेचन कर ले, तो उस पूरी की पूरी फेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज कहते हैं। फिर इसके बाद थर्ड जो फेज होती है इसे कहा जाता है ओव्यूलेशन। 14वें दिन पर जो अंड का विकसित हो चुका है जितना, वो बाहर की तरफ आएगा और जिसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, अंड बाहर निकलता है कहां से, अंडाशय से। फिर इसके बाद आती है एक ल्यूटियल फेज, जिस ग्राफियन फॉलिकल से अंड बाहर आया है वहां जो बॉडी रप्चर हो गई है वो भी अपने आप को विकसित कर लेती है एक नई बॉडी के फॉर्म में जिसे कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम की जो पूरी की पूरी फेज है जब तक ये बना रहेगा इसे कहा जाता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, और अगर इसके बाद निषेचन नहीं होता है तो फिर से वही साइकिल 29वें दिन से स्टार्ट हो जाती है, मतलब मेंसेस या कह सकते हैं स्त्रावण की प्रक्रिया। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी यूटेराइन साइकिल आपको दिखाई जा रही है यहां से यहां तक कि यूटेरस में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं इन चारों फेज के अंतर्गत, इसके बारे में अभी बात करते हैं। फिर इसके बाद ओवेरियन हार्मोन, ओवरी से जो सीक्रेट होते हैं, तो हम जानते हैं कि 2 तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इस पूरी लेयर में इन 2 हार्मोन के बारे में बात की गई है। फिर इसके बाद हम बात करें कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल के कारण सीक्रेट हुए हैं, तो हमने बात की थी कि 2 तरह के हार्मोन यहां पर भी होते हैं जिनको कहा जाता है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर इसके बाद धीरे ऊपर की तरफ अगर आप चलें तो आपको दिखाई देगा ओवेरियन साइकिल की जो पूरा का पूरा ओवरी के अंदर की चीजें हैं वो कैसे कैसे परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, अब एक एक अगर स्टेप उठाकर देखें तो यूटेराइन साइकिल में अगर हम देखें कि जब मेंसेस हो रहा होता है या ऋतुस्राव हो रहा होता है तब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, हम देखते हैं कि गर्भाशय की जो स्तर है वो उसमें टूट फूट होने लगती है जिसके कारण वो गर्भाशय की स्तर पतली होती जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो यूटेरस है आपको टूटती फूटती है, आप घटित होती हुई दिखाई दे रही है और जब ये पहले दिन से स्टार्ट होकर 5वें दिन तक पहुंच जाती है तो अपने सबसे कम स्तर पर होती है क्योंकि वो टूट फूट के कारण उसकी स्तर पतली होती जा रही है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो गर्भाशय स्तर है उसकी वो अपने आप को थिन करती जा रही है क्योंकि लॉस होता जा रहा है, सेल्स बाहर जाती जा रही हैं, ब्लड वगैरह बाहर जाता जा रहा है। इस टाइम पर अगर आप देखें कि हार्मोन्स की स्थिति क्या है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अपने बिल्कुल निम्नतम स्तर पर होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं कि बहुत कम हो जाता है और एस्ट्रोजन भी बिल्कुल कम होता है। ये दोनों जो हार्मोनल स्तर हैं ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जो FSH और LH हैं ये भी जो इनका स्तर है ये भी एक बिल्कुल सबसे कम स्तर इसको कहा जा सकता है क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। FSH का मेन काम क्या है कि ये फॉलिकल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका अभी कोई काम नहीं है, इसलिए जो हार्मोनल लेवल है एट द टाइम ऑफ मेंसेस या स्त्राव के समय पर हार्मोनल स्तर बहुत डाउन होता है। ठीक है, और इस टाइम पे क्या हो रहा होता है ओवेरियन साइकिल में अगर आप देखें तो कोई चीज का फॉर्मेशन ज्यादा ऐसा हो नहीं रहा होता है क्योंकि जो अनिषेचित अंड है वही बाहर जा रहा है। अगर फिर हम इसके बाद बात करें कि जो फॉलिकुलर फेज है, ये फॉलिकुलर फेज जो कि चलती जाएगी अब 14वें दिन तक चलेगी, पूरी की पूरी जो फेज है ये फॉलिकुलर फेज चलेगी 14वें दिन तक। और इस दौरान आप क्या देखेंगे कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उसके आकार में वृद्धि होती जाती है और ये बनाएगी एक ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगी 14वें दिन तक पहुंचते पहुंचते। इस दौरान क्या होगा, हमने कहा था कि जो ये काम है ये किया जाता है किसके द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जिसे हम कहते हैं FSH
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH क्या करता है, इन फॉलिकल के डेवलपमेंट का काम करता है। और इसके साथ ही आप यहां पर देख रहे हैं कि इस पूरी फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन अपने लेवल पर पहुंच चुका है, एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो रहा है। तो ये जो दोनों हार्मोन आप देख रहे हैं, एक है FSH और एक है एस्ट्रोजन, और साथ में LH भी आप देख रहे हैं कि LH का सीक्रेशन हो रहा है एट लेसर एक्सटेंट। ये तीनों हार्मोन मिलके क्या कर रहे होते हैं कि फॉलिकल का फॉर्मेशन या जो डेवलपमेंट चल रहा है फॉलिकल का, ताकि ये एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना पाए, परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल बना पाए, ताकि हमें एक अंड मिल सके। तो इस टाइम पर ये तीनों हार्मोन काम कर रहे होते हैं। फिर क्या है कि अगर हम बात करें फिर अगले स्टेप के बारे में, तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर 14th डे की हम बात कर रहे हैं जब ओव्यूलेशन होता है। तो ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुकी है और ये आगे चल के अब ओव्यूलेशन के लिए तैयार है। तो एकदम से क्या होगा कि LH अपने हायर लेवल पर पहुंच जाएगा। मतलब LH का जितना भी लेवल हो सकता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा, जैसे ये देख रहे हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ऊपर की तरफ जो आपको हार्मोन दिख रहा है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, सबसे ज्यादा ये इसका सीक्रेशन होता है। इसके बाद FSH भी अगर आप देखेंगे कि FSH भी अपने हायर लेवल पर है और एस्ट्रोजन का लेवल भी इस टाइम पर बढ़ा हुआ है। तो ये तीनों हार्मोन्स के जो बड़े हुए स्तर हैं, इसके कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है या ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है और वहां से अंड उत्सर्जित होता है या अंड विमोचित होता है। ठीक है, मेनली हार्मोन तो तीनों बड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्तर बढ़ा हुआ होता है इसे कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, LH सर्ज कहते हैं, क्योंकि ये अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि ये एंटर कर जाएगा ल्यूटियल फेज में। ठीक है, अब अंड तो ठीक है, अंड यहां से निष्कासित हो गया है, वो अगर निषेचित हुआ तो निषेचन की प्रक्रिया के करीब पहुंचा तो वो क्या करेगा, वो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दूसरा करेगा, अन्यथा कोई चीज उसमें ज्यादा परिवर्तन होगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अंड को हटा दें हम और हम बात करें ग्राफियन फॉलिकल के बारे में, जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल थी ये आगे चल के अपने आप को डेवलप करती है एक येलो कलर की बॉडी के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है, ये कॉर्पस ल्यूटियम करती है प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन। तो अब आप यहां पे देख रहे हैं कि प्रोजेस्टेरोन अपने हायर लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है और साथ में एस्ट्रोजन भी ठीक अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है। ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे, और यहां पे ये जो हार्मोन आप देख रहे हैं ये फ्लैट हो चुके हैं अब। तो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन लेवल और बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन लेवल क्या करता है, देखिए यहां पर अगर आप देखें तो यूटेरस की जो बॉल है वो थिक होती जा रही है। और हमने कहा ही था कि जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या है, गर्भधारण हार्मोन है, क्योंकि ये गर्भाशय को विकसित करके गर्भधारण में सहायता करता है। तो यूटेरस की लेयर यहां पर मोटी होती जा रही है। ठीक है, कुशनिंग प्रोवाइड कराने के लिए। तो ये कब तक होती जाएगी, जब तक कि कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करेगा। और मान लो कि अगर फॉर्मेशन हुआ या फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, निषेचन हुआ ही नहीं है, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एक टाइम के बाद डिग्रेड होने लगेगी, छोटी होती जाएगी साइज में, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ये अल्टीमेटली नीचे आने लगेगा। ठीक है, और धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल भी नीचे आता जा रहा है और एक टाइम आएगा कि ये कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगी और बना देगी कॉर्पस एल्बिकेंस, जिसे कहा जाता है श्वेत पिंड। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम का अस्तित्व खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल शून्य पे आ जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होता है, इस प्रोजेस्टेरोन के कारण ही तो गर्भाशय की सारी लेयर वगैरह बन रही थी। ठीक है, अब जैसे ही ये लेयर कम होगी या ये जैसे ही नीचे आएगी तो आप देखेंगे कि ये गर्भाशय का जो स्तर है ये फिर से टूटने लगता है, इसकी कोशिकाएं फिर से टूटने लगती हैं और इसमें फिर से अपह्रास होने लगता है। साथ में जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि ये जो बॉडीज बनी है, जो अनिषेचित अंड है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। तो यही वो पूरी प्रक्रिया है जो अपने आप को 28 से 29 दिन तक के अंतराल के बाद रिपीट करती रहती है। अलग अलग जो फेजेस हैं, अलग अलग फेजेस पर हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं और अलग अलग तरह से वो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं।